स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और फाइनली बैक टू द वीडियो। और आज का एपिसोड, जैसे कि आपने एपिसोड नंबर देखा ही होगा, एपिसोड नंबर 200। आज 200 एपिसोड हो चुके हैं इस चैनल के। छोटा सा चैनल है, कई लोग फिर से एतराज़ करेंगे कि भाई छोटा चैनल मत बोला करो। काफ़ी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले किस्सा शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो यूज टू हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनका क्या कसूर, जो खास तौर पर उस किस्से को सुनने आए जो उन्होंने, जिसका टाइटल उन्होंने थंबनेल पर पढ़ा है, करण पिशाचनी। करण पिशाचनी की काफ़ी कहानियाँ आमतौर पर सर्कुलेट करती हैं। हर एक कहानी में अपना एक अलग से किस्सा, एक अलग दुखांत होता है, लेकिन एक करेक्टर हमेशा कॉमन रहता है और वो है करण पिशाचनी। करण पिशाचनी जो हर एक को वो हर एक वस्तु देती है जो उसकी इच्छा होती है, लेकिन जब उसकी वापसी होती है तो किसी से सहा नहीं जाता। राम प्रकाश एक बुक सेलर हैं, उनकी काफ़ी बड़ी दुकान है। एक ज़माने में ये दुकान काफ़ी चलती थी। जाहिर है किताबें पढ़ने का शौक़ लोगों को था, जो स्कूल वगैरह की किताबों के अलावा जो बाकी किताबें भी होती थी, जियो पॉलिटिक्स, फैंटेसी, थ्रिल, सस्पेंस, हर एक तरह की किताब इनकी दुकान पर थी। काफ़ी बड़ी दुकान थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग किताबों का शौक़ छोड़ते गए, वैसे वैसे राम प्रकाश जी की दुकान से भीड़ भी कम होने लगी। हालांकि कमाई उन्होंने बहुत की थी, लेकिन जब एक दुकानदार की दुकान पर भीड़ कम होती है, चाहे वो जितना मर्जी कमा चुका हो, उसका मन उदास हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है भाई, जब व्यूज़ कम आते हैं तो हमें भी कुछ दुख तो लगता ही है, चाहे जितना मर्जी तरक्की कर ली हो, लेकिन एक टीस तो रहती है कि भाई व्यूज़ को कम आते हैं। तो खैर, अब हम पहले किस्से पर वापस जाते हैं। अब राम प्रकाश जी की, जैसे मैंने कहा कि दुकान पर भीड़ है वो काफ़ी कम हो चुकी थी, तो काफ़ी टाइम अब वो फ्री रहते थे। पहले उनकी दुकान पर लड़के भी होते थे और जो सहायता करते थे, लेकिन अब इतनी सेल रह नहीं गई थी कि जिससे वहाँ पर अब कुछ ऐसी ज़रूरत हो। एक लड़की थी जो इनकी रेगुलर कस्टमर थी, दामिनी। दामिनी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो तकरीबन कई बार हफ्ते बाद, कई बार 15 दिन बाद आती, एक दो किताबें ले जाती, और उसके बाद जब वो किताबें ख़त्म हो जाती तो फिर दोबारा से वो नई किताब लेने के लिए आ जाती। अब इस बात को काफ़ी समय हो चुका था। रेगुलर कस्टमर थी, किताबें बहुत पढ़ ली थी, और उसका कोई एक मतलब शौक़ नहीं था। कईयों को होता है ना कि जैसे फिक्शन होता है, कईयों का जियो पॉलिटिक्स होता है, तो उसके तकरीबन सभी शौक़ थे। जियो पॉलिटिक्स की बुक्स भी पढ़नी, फिक्शनल बुक्स भी पढ़नी, नॉवेल भी पढ़ने, बायोग्राफीज भी पढ़नी। तो धीरे धीरे कुछ किताबें वो यहाँ से ले जाती, बाकी कहीं और से भी उसके सोर्सेस होते। अब पिछले एक दो बार से वो जब वो दुकान में आई राम प्रकाश जी की, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो बिना कुछ खरीदे चली गई। तो राम प्रकाश जी ने भी सोचा कि ठीक है, कुछ बुक पसंद नहीं आई होगी। लेकिन जब ऐसे ही ग्राहक वापस मुड़ जाता है तो दुकानदार को चिंता तो होती है। तीसरी बार जब वो बुक्स को देख रही थी, उसको बुक कोई मिल नहीं रही थी, तो उसके बाद वो वापस जाने लगी। तो राम प्रकाश जी ने उससे पूछ ही लिया कि क्या हुआ बेटी, इस बार भी कोई बुक पसंद नहीं आई? तो दामिनी हंस के कहती है, अंकल आपको तो पता ही है कितनी ही किताबें मैंने पढ़ ली है, आप कोई नई किताब भी तो लेकर नहीं ना आ रहे, रह देकर वही किताबें हैं। तो राम प्रकाश जी कहते हैं कि बेटा, पढ़ने वाले हों तो किताबें भी आ जाती है, रहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही कुछ ही लोग तो रह गए हैं जो किताबें पढ़ते हैं। अब उनमें से ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली तुम ही आती हो, तो अब फिर मुश्किल हो जाता है। तुम्हें भी पता है आजकल किताबें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। दामिनी हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं अंकल जी, मैं दूसरी दुकान से भी देख लूँगी, लेकिन आती रहूँगी, हो सकता है कि कोई मेरे मनपसंद बुक आ जाए। अब राम प्रकाश जी उसको कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ तो सही, मुझे लगता है कि तुमने तकरीबन हर तरह की, हर जॉनर की बुक जो है वो पढ़ी हुई है। अब तुम्हें किस जॉनर की बुक चाहिए, कोई बुक का स्पेसिफिक नेम, उसके रिगार्डिंग अगर तुम मुझे बता सको तो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। दामिनी हंस के कहती है कि सच कहूँ अंकल, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कौन सी किताब पढ़ना चाहती हूँ। बस मैं यूं ही ढूंढती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ, जहाँ पर मुझे नज़र आ जाए, इंटरेस्टिंग लगे तो मैं खरीद लेती हूँ। लेकिन अब पिछले कुछ समय से रह देकर वही किताबें सामने, चेहरे के सामने आती हैं। उनमें से भी कुछ जो बुक्स मुझे पसंद आई थी मैं वो ऑलरेडी लेके जा चुकी हूँ। राम प्रकाश जी कहते हैं कि अच्छा ज़रूरी है तुम्हें जो बुक है वो पब्लिश्ड ही चाहिए, अनपब्लिश्ड बुक चलेगी?
तो धामनी हंस के कहती है, अनपब्लिश्ड बुक का क्या मतलब अंकल? कोई ऑथर वगैरह है जिसकी कुछ कहानी है और वो अभी पब्लिश नहीं हुई, मुझे जो समझ में आ रहा है। अंकल कहते हैं कि नहीं, ऑथर तो नहीं है लेकिन एक कहानी है। अब उस कहानी के भी पीछे एक बड़ी कहानी है, एक किस्सा है, एक भयानक किस्सा है। सच कहूं तो उस लड़के की डायरी मैंने भी नहीं पढ़ी। आज से कुछ साल पहले वो मुझे एक डायरी देकर गया था। उसमें कुछ था, कुछ नहीं, बहुत कुछ था। दामिनी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके किस्से को सुनने के लिए, लेकिन जब वो मुझे किस्सा अपना सारा लिख कर देकर गया तो उसके बाद इतने वर्ष बीत चुके हैं, पता नहीं। हर रात मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पढूं, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, मेरा दिल वहीं पर सहम जाता है, मैं उसे पढ़ नहीं पाता। दामिनी कहती है कि ऐसा भी क्या है? राम प्रकाश जी कहते हैं कि ये तो मैं कह नहीं सकता, एक अलग से तरीके का डर है। क्योंकि जब वो मुझे लड़का मिला उसके बाद से जो उसके साथ हुआ, कुछ कुछ तो उसने बताया मुझे। पता नहीं, रह रह के मैं सोचता हूँ कि आज पढ़ूं, लेकिन फिर उसका चेहरा जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं फिर से छोड़ देता हूँ। अब जो एक्साइटमेंट राम प्रकाश को थी, वही एक्साइटमेंट अब दामिनी के अंदर भी आती जा रही थी। जैसे मानो कि वो कह रही हो कि जल्दी से वो डायरी मेरे हाथ में पकड़ा दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब दामिनी एक उनसे सवाल जरूर पूछती है। वो कहती है कि अंकल, वो जो भी लड़का था जिसने आपको ये किस्सा बताया, तो वो आपको सुना भी तो सकता था, उसने लिखकर ही क्यों दिया? अब ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल था। राम प्रकाश जी ने कहा कि हो सकता है इस सवाल का जवाब भी इसी डायरी में हो, लेकिन चलो वो तुम्हें मैं दे देता हूँ, अगर ना हुआ तो बाद में रहेंगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उस लड़के से मैं कैसे मिला, या यूं कहें कि वो लड़का मुझसे कैसे मिला, और उसके बाद फिर सारा घटनाक्रम कैसे हुआ। अब दामिनी कहती है कि ठीक है अंकल जी, ऐसा करते हैं कि आप मुझे वो डायरी दे दो, मैं घर जाके पढ़ूंगी। बाहर बारिश हो रही थी। अंकल जी मुस्कुराते हैं। अंकल जी कहते हैं, बेटा तुम्हें कोई काम है? तो दामिनी कहते हैं, नहीं आज मैं फ्री हूँ, संडे है आज। अंकल जी घड़ी पे टाइम देखते हैं, कुछ 11 बजे के दिन के आसपास का टाइम था। अंकल जिसके कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें डायरी दे दूंगा तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? दामिनी कहती है कि अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? तो राम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये डायरी तुम मेरे सामने पढ़ो। कोई बहुत बड़ी डायरी नहीं है, छोटा सा उसका जो भी उसने लिखा है, हो सकता है कि 3-4 घंटों में ख़त्म हो जाए। बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। अब दामिनी देखती है कि बारिश है, पानी भर रहा है, क्यों ना चाय की चुस्कियों के साथ इस डायरी को पढ़ा जाए, और जो अंकल भी जानना चाहते हैं इस डायरी में क्या था वो भी पता लग जाएगा, और मेरे लिए भी एक नया कंटेंट हो जाएगा। अब राम प्रकाश शुरू करते हैं वो किस्सा कि कैसे वो लड़का यानी कि दिनेश उनको मिला, और उसके बाद फिर कैसे ये सब सिलसिला शुरू हुआ। अंकल कहते हैं कि ऐसे ही वो बारिश का दिन था बेटी, मैं अपनी दुकान पर बस किताब वगैरह कुछ पढ़ रहा था, ग्राहक वगैरह तो वैसे ही कम थे, और उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं थे। कुछ ही देर में एक लड़का हांफता हुआ, काफ़ी डरा सहमा हुआ मेरी दुकान पे आता है, और बस ये मेरे काउंटर के आगे आके गिर जाता है। उसके पीछे कुछ 5-6 लोग थे जो शायद उसको मारते मारते, जो शायद उसको पीटने के लिए आ रहे थे। मैं जल्दी से काउंटर से बाहर निकलता हूँ और उनको रोकता हूँ, कहता हूँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्यों उस बेटे को मार रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये चोर है। अब जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ ना, वो काफ़ी घबराया था, देखने से अच्छे खानदान का लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन फिर मैं उस लड़के की तरफ पूछता हूँ कि बेटा क्या ये सच कह रहे हैं? तो वो बेचारा हल्कलाते हुए कहता है कि हाँ अंकल अंकल वो मैंने बस एक ब्रेड चुराई थी, मुझे भूख लगी थी। मुझे समझ आ चुका था कि ये बोलने की इसको समस्या है, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई चलो माना उसने चोरी की है, गलत किया है, लेकिन ऐसे पीटने से क्या होगा? जो उसके पैसे हैं दुगने पैसे मुझसे ले लो, और उसके बाद फिर आप बस रफा दफा करो जो भी है। अब मैंने उनको पैसे दिए, वो भी चले गए। लड़का जो था, जैसा मैंने कहा कि देखने में शरीफ अच्छे घर का लग रहा था, मैंने उसको बिठाया, काफ़ी भीग चुका था, तौलिया वगैरह उसको दिया कि भाई अपना सर वगैरह साफ करे, बुखार वगैरह ना हो, और चाय लाकर उसको दी। मैंने कहा कि बेटा तुम अच्छे घर से लग रहे हो, तो क्या ऐसी नौबत आ गई कि जिसकी वजह से ऐसा तुम्हें खाने के लिए चोरी करनी पड़ी? अब
वो बेचारा मेरी तरफ देखता है और वो कहता है कि अंकल मैं अनाथ हूँ। जैसे ही वो ये बात कहता है तो मानो जैसे एक बार मेरी आंखों से ही आंसू आ जाते हैं। कुछ तो शायद था मुझे कि हाँ यार ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ सिंपथी में बदल चुका था। अब जब ये बात वो करता है तो मैं कहता हूँ कि तो फिर बेटा मतलब तुम्हारा गुजर बसर कैसे हो रहा है? तो वो कहता है बस अंकल ऐसे ही हो रहा है। अब वो जो बातें कर रहा था सारी हल्का के थोड़ा सा कर रहा था, मैं अब थोड़ा सा स्मूथली करूँगा जो भी वो बोला था, ताकि किसी भी तरीके की आपको सुनने में दिक्कत ना आए। अब ये बात जब होती है तो उसके बाद अंकल अब पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, माँ बाप के साथ क्या हुआ, सब कुछ हुआ। वो लड़का फिर कुछ बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन मानो उसके लब जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। वो उठता है, अपने कपड़े उतारने शुरू करता है। मैं उसको पूछता हूँ क्या हुआ बेटा, गीले होने की वजह से तकलीफ हो रही है? वो ना में सर हिलाता है और जब अपनी पीठ दिखाता है तो उसकी पीठ पर जैसे मानो कई कोड़े बरसे हों। उसके घावों के निशान साफ तौर पर दर्शा रहे थे कि उसके साथ कितनी तशद्दुद हुई है। बची कुची मेरी जो हिम्मत थी उस लड़के की इस हालत को देखकर, वो सारी हिम्मत पस्त हो जाती है। मेरा तो बिल्कुल दिल ही पसीज जाता है। अब मेरा उसके बारे में जानने का मन था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे तो पहले उस पर तरस आ रहा था और मैंने उसके जो कपड़े वगैरह उसको मैंने ला कर दिए बाजार से, उसकी साइज के हिसाब से उसको चेंज करने के लिए कहा। जो इनकी शॉप है, अंकल की शॉप है, उसके शॉप के ऊपर एक कमरा है, स्टोर टाइप कमरा है जहाँ पर पुरानी किताबें, एक छोटा सा बेड है और वॉशरूम वगैरह। तो उन्होंने उस लड़के को कहा कि भाई सब कुछ चेंज करो और फ्रेश वगैरह हो, और उसको अच्छा खाना खिलाया। फिर अंकल ने कहा कि बेटा बता तुम क्या मुझे बताओगे सब कुछ आपके साथ जो हुआ? तो वो कहता है कि अंकल ये श्राप है। जब मैं ये बात सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी अजीब बात लगती है कि श्राप, अब इस सब का श्राप से क्या लेना देना? मैं पूछता हूँ कि जो भी है तुम मुझे बताओगे? वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बताया नहीं जा रहा था। हर बात में हल्का रहा था, मुझे भी सुनने में कुछ समझ अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था। मैंने उसे पूछ लिया कि बेटा तुम क्या कुछ लिख सकते हो, ये सब कुछ तुम लिखोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मतलब बताता है अपनी तरीके से कि मुझे आता है, मैं कुछ पढ़ा हूँ और मैं लिख कर आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो पूछते हैं जी बताओ। मेरी शर्त ये है कि जब मैं अपनी ये सब कुछ ख़त्म कर लूँगा लिखने का, उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। ये बात काफ़ी अजीब लगती है। तो ये पूछते हैं कि बेटा इसका कारण तो बता, लेकिन वो लड़का कहता है कि बस समझिए कि मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता, बस मुझे यहाँ से हर हालत में जाना होगा। खैर अब अंकल मान जाते हैं और वो उसको वही कमरा दे देते हैं। अब वो लड़का अपना जो भी है सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ लिख देता है। उस दौरान उसकी जो हालत है वो ऐसी ही रहती है। मैं उसके जख्म देखने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर उसकी मलहम पट्टी भी कराता हूँ, फर्स्ट एड भी दिलाता हूँ, ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन वो जख्म वैसे के वैसे ही हरे थे, उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ था। अब ना जाने ये कौन से जख्म थे। वो अपनी जो भी गाथा थी वो इस सारी गाथा को डायरी में लिख चुका था। दामिनी कहती है कि अंकल तो फिर आप इस डायरी को पढ़ क्यों नहीं रहे? अगर आपको इतना था कि उसके साथ क्या हुआ, क्या बीता उसके साथ, आपको पढ़ना चाहिए था। अंकल कहते हैं कि पता नहीं वो जब कहता था ना कि इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे मन में ना एक अजीब सी टीस जागती थी कि कहीं इस बेचारे के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि रह रह के मेरे मन में एक बात आती थी, श्राप। आखिर वो श्राप क्या हो सकता है? आखिर इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी बेटी कि मैं उस बेचारे के साथ कुछ गलत करूं। आज इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं। अब मेरा तो सच में पढ़ने का दिल करता है, लेकिन बस एक जैसे ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखते हैं क्या है उसकी किस्मत में। अब वो लड़की डायरी खोलती है। जब वो डायरी खोलती है, खुलने के साथ ही उसका मन खौफ से तो भरता है, लेकिन साथ के साथ ही क्यूरियोसिटी भी जागती है, क्योंकि पहले ही पेज पर लिखा हुआ था, करण पिशाचनी का श्राप। दामिनी कहती है कि अंकल ये करण पिशाचनी क्या है?
तो अंकल कहते हैं क्या लिखा है? तो वो बताती है कि यहाँ पर लिखा है करण पिशाचिनी का श्राप। तो अंकल कहते हैं कि काफ़ी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं बेटा जिनमें करण पिशाचिनी भी एक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पढ़ो डायरी को, शायद इसमें कुछ हमें पता लग जाए। अब वो दूसरा पन्ना खोलती है डायरी का, वहां से शुरू होती है उस लड़के की कहानी। लेकिन अब इस कहानी में क्या हुआ उस लड़के के साथ, कहाँ वो अर्श तक पहुंचा, फिर कहाँ वो फर्श तक वापस आया, और उसके बाद आज वो कहाँ पे है, ये तो आपको किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं चैनल को। जैसे मैंने कहा कि चैनल के 200 एपिसोड आज पूरे हो चुके हैं। हालांकि बीच में कुछ स्पेशल एपिसोड्स है जिसको हमने कड़ी में नहीं बांधा एपिसोड्स की, वो भी चलते रहे क्योंकि वो ऑडियो थे और मैं चाहता था कि 200 एपिसोड से हम दोबारा से वीडियो फॉर्मेट में वापसी करें। तो आज जो है लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, और साथ के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे व्यूज़ भी आएंगे इस वीडियो पे, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स भी जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी रोमांच आएगा। साथ के साथ न्यू व्यूअर्स से जो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, जहां पर आपको डेली हॉरर का डोज मिलता है, साथ के साथ ही पॉडकास्ट का भी यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर, यानी कि दिनेश के साथ क्या क्या हुआ। दिनेश एक स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं। उसकी बोलने की प्रॉब्लम थी, उसके घर जो थे काफ़ी माता पिता संपन्न थे, इकलौता बेटा था। वहीं उसके माता पिता से ज़्यादा उसे उसके चाचा जी प्यार करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बड़े अच्छे चाचा जी हैं, शायद वो उससे नहीं उसकी दौलत से प्यार करते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ शायद साजिश थी उसके चाचा जी के मन में। क्योंकि एक बार पता लगता है कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब ये मारे गए या हत्या थी इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन सुनने में यही आया दिनेश को। दिनेश की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था उसके चाचा जी का। इतना अमीर परिवार का होते हुए भी दिनेश अब बिल्कुल अनाथ था। ना ही उसके पास माता पिता का साया था और ना ही दौलत का। चाचा जी ने तो उसको हर जगह से बेदखल कर दिया। वो रातों रात ही सड़क पर आ गया। इससे ज्यादा भयावह क्या हो सकता है दिनेश के साथ। लेकिन जो समय का चक्कर है वो निरंतर घूमता रहता है, तो समय हमेशा कभी नीचे जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये दिनेश का सबसे पहला उतार था। अब दिनेश भी बाकी गरीब बच्चों की तरह दर दर ठोकरें खाने लग पड़ा। सिर्फ उसकी आयु 17 बरस थी। अभी तो वो बालिग भी नहीं हुआ था, पढ़ाई भी उसकी पूरी नहीं हुई थी, और ऊपर से स्पेशल चाइल्ड बोलने में उसको समस्या, और शायद कुछ दिमाग का भी उसका कमजोर था, उतना वो शार्प माइंडेड नहीं था। हाँ, सुंदर इतना था कि कोई भी उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाए। जैसे मैंने भी इसको पहली बार देखा तो मुझे भी बड़ा एक सोबर अच्छा सा लड़का लगा, ये अंकल जी ने कहा। अब दिनेश की जो जुबानी है ये सारी कहानी चल रही है। दिनेश अब दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था। कभी खाने को मिल जाता तो ठीक है कुछ खा लेता, नहीं मिलता तो कई दिन भूखा रहता। कपड़े कहीं पुराने मिल जाते तो डाल लेता किसी से मांगकर, नहीं मिलते तो कई कई महीने उन्हीं कपड़ों में वो घूमता रहता। अब एक बार हद हो चुकी थी। पिछले कई दिनों से वो शहर में दर दर भटक रहा था। खाने को उसको बहुत कम मिल रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना उसको चाहिए था अपना पेट भरने के लिए। कह सकते हैं कि वो कई दिनों से भूखा था। शहर में दर दर खाक छानने के बाद रात का समय होता है और वो चल पड़ता है शहर से बाहर। चलता जाता है, रात खत्म हो जाती है। अगले दिन भी वो बस चलता जाता है, जैसे उसके दिमाग में एक पागलपन छा चुका था कि बस अब वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे। ऐसे ही चलते चलते अब दूसरा दिन खत्म हो जाता है और दूसरी रात शुरू हो जाती है। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। वो एक जंगल नुमा जगह पर जाता जा रहा था, क्योंकि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे और उसको दूर से कहीं आग नजर आ रही थी। अब भूख प्यास से तो बुरा हाल था, लेकिन सर्दी भी जो बाकी कसर थी वो पूरी कर रही थी। तो उसको सिर्फ एक आसरा था कि वहां पर आग जल रही है, जरूर वहां पर कोई ना कोई होगा, शायद तरस खाकर वो कुछ खाने या पीने के लिए भी देते। लेकिन जैसे ही वो
झाड़ियों को पार करते हुए वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक चिता जल रही है। वो शमशान में पहुंच चुका था। वो देख रहा था कि उस चिता के आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो मामूली लोग नहीं थे, शरीर पर भस्म थे, जैसे मानो अघोरी हों, और वो थे भी अघोरी। अब बेचारे दिनेश को क्या पता कि अघोरी क्या होते हैं। उसके लिए तो वो भी इंसान ही थे जिनको वो देखता था। हाँ, बस वेशभूषा कुछ अलग थी, इसके अलावा कुछ ज़्यादा फर्क था नहीं। और चिता जलती हुई उसने दूसरी बार देखी थी, पहली बार अपने माँ बाप की। अब वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ता जा रहा था और उनके पास जाके कहता है कि बाबा, कुछ खाने को है, बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है। उसकी तरफ अघोरी देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें खाने को तो बस मांस ही मिलेगा और पीने को रक्त। खा पी सकते हो क्या? लेकिन जैसे ही ये बात कहते हैं सभी हंसने लग पड़ते हैं बाबा। और बेचारा दिनेश, उसका मासूम सा मुंह, उसकी मासूम सी शक्ल रोने वाली बन चुकी थी। शायद बाबा जैसे ही उसकी शक्ल को ध्यान से देखते हैं तो उनको भी तरस आ जाता है। तो उनमें से एक बाबा कहता है कि चुप रहो, देखो उस बच्चे का क्या हाल है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो उसको पूछते हैं कि बेटा क्या बात है। तो वो अपना सारा हाल सुनाता है। ये बात सुन के बाबा जी अपनी झोली में से कुछ फ्रूट होता है वो उसको निकाल के देते हैं, पानी होता है उसको देते हैं। जब उसका पेट भर जाता है, भूख उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो एक चीज उन्होंने अपने झोले में से निकाली थी, उसको वो दोबारा डालने लग पड़ते हैं। जब वो उसको दोबारा डाल रहे होते हैं तो दूसरा बाबा उन बाबा जी को कहता है कि अरे, इन पर इतना एहसान कर रहा है तो एक एहसान और कर, ये किताब ही इसको ही दे दे, हो सकता है इसका कुछ बन जाए। तो बाबा हंस के कहते हैं, अरे, जिसको सिद्ध करने में हमारी इतनी बुरी हालत हो जाती है, यह क्या बालक सिद्ध कर लेगा, इसके बस की बात नहीं है, तुम भी ना बस मजाक ही करते रहो। ये कह के उस किताब को वो झोले में डाल देते हैं। बाकी सबके लिए बात तो वहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन दिनेश के लिए बात वहां पर खत्म नहीं हुई थी। अब उसकी टकटकी एक बात पर लग चुकी थी कि उस बाबा ने कहा था कि हो सकता है कि इसका भी हल हो जाए, इसके भी दुख कट जाए। ये बात रह रह के उसके दिमाग में चल रही थी, आखिर इस किताब में है क्या जिससे कि मेरे दुख कट जाएंगे। अब वो बाबा जो थे वो कहते हैं कि बेटा, खा पी लिया, यहाँ से जाना है जाओ, सुबह जाना है चले जाना, अब हम ध्यान पर बैठने लगे हैं और अब हमें तंग मत करना। जो युग किया तो फिर इसका जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा। अभी तुमने हमारा बड़ा विनम्र रूप देखा है, हमने तुम्हें खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, लेकिन अगर हमारी तपस्या में किसी तरीके की कोई दुविधा डालने की कोशिश की तो हमारा फिर उग्र रूप देखने के लिए तैयार रहना। ये कहकर वो सारे जो बाबा थे उस चिता के आसपास एक सर्कल बनाते हैं और अपना जो भी पाठ शुरू कर देते हैं। दिनेश को उन बाबाओं से कोई मतलब नहीं था। उसको मतलब था सिर्फ एक झोले से बाबा के, जहां पर एक किताब रखी थी। कुछ समय दिनेश उनको बैठकर देखता रहता है। मंत्रों के उच्चारण की आवाज आती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद मंत्रों के उच्चारण की आवाज बंद हो जाती है, जैसे वो किसी साधना में लीन हो चुके हैं। और दिनेश के लिए यही मौका था। वो धीरे से जाता है झोले के पास, झोले से किताब निकालता है, कोई भी हलचल नहीं होती, और वो खिसक लेता है शमशान से। वो भागता जाता है एक ही दिशा में, तब तक जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं गया और उसको ये अच्छे तरीके से विश्वास नहीं हो गया कि वो अब इन बाबाओं की पहुंच से दूर है। अब वो पहुंच चुका था एक जंगलनुमा जगह में, जहां पर शायद उसको ढूंढना उन बाबाओं के लिए लगभग असंभव था। अब वो उस किताब को खोलता है। देखा जाए तो वो बिल्कुल सही जगह पे आया था। जैसे ही वो उस किताब को खोलता है, उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है, करण पिशाचिनी साधना। अब वो जब इसको देखता है, करण पिशाचिनी का नाम उसने पहली बार सुना था, साधना उसने कल ही देखी थी कि कैसे हो रही है। जैसे जैसे वो किताब को पढ़ता जाता है, उसको पता लगता है कि जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे आखिर में वो है क्या, एक पिशाचिनी
जो आपकी हर एक इच्छा पूरी तो करती है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। लेकिन जिसके लिए खोने के लिए कुछ हो ही ना, तो वो फिर सब कुछ कर देता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधक नहीं कर पाते, वो एक गरीब इंसान कर लेता है, क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति होती है। यही इच्छा शक्ति दिनेश के अंदर भी थी। वो भी जब सारी किताब पढ़ता है, उसको समझ आ चुका है कि ये साधना लंबी चलने वाली है। इस साधना में रुकावटें आएंगी, अनगिनत रुकावटें आएंगी, और साथ के साथ ही अगर ये साधना पूरी ना हुई तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन हो। लेकिन उसे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं था। अब वो उस जंगल में एक ऐसी इमारत में जाता है जो काफी पुरानी किसी जमाने में रही होगी, और अपनी साधना शुरू कर देता है। अपनी साधना में वो लीन था। आए दिन उसको रुकावट आती थी। जैसे जैसे उसकी साधना पूरी होती जा रही थी, वैसे वैसे शायद करण पिशाचनी की भी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि करण पिशाच हमेशा लोभियों के पास जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि लोभी कोई ना कोई गलती तो करेगा, और जब वो गलती करेगा, करण पिशाचनी उसको छोड़ेगी नहीं। फिर वो बढ़ेगी अपने नए शिकार की ओर। कोई लालची इंसान उसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा, और वो अपना भोग लेगी, और उसके बाद उसका काम भी तमाम कर देगी। लेकिन दिनेश आखिर वो क्या चाहता था? वो बस बिना कुछ शायद चाहे, उसको बस ये था कि वो अपने दिमाग, वो अपने दिल बदलना चाहता था, पर कैसे, कितना पैसा, ये उसके दिमाग में कुछ नहीं था। इसलिए उसकी साधना बिल्कुल प्योर थी, और वो करते जा रहा था। एक दिन उसको नजर आता है कि वही अघोरी उसकी तरफ भागे आ रहे हैं, हथियार लिए, गालियां निकालते हुए कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने हमारी वस्तु को चुरा लिया। लेकिन उसको पता था कि ये सब कुछ माया जाल है करण पिशाचनी का। जैसे ही वो उस सर्कल के पास आते हैं, कोई भी उस सर्कल में घुस नहीं सकता। जो उस बात का सबूत थे, ये सिर्फ एक माया जाल था। लेकिन एक बार होता है सर्कल से बाहर, जो उसके गर्दन के बिल्कुल यहां से जाता है, तो उसको लगता है, उसको थोड़ा सा वहम होता है कि क्या सच में ये है। लेकिन उसके बाद भी वो सहन कर जाता है। जब ये वार की बात होती है, तो राम प्रकाश जी कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने देखा था, उसके बाद था यहाँ पे, उसके बाद था, सच में था। अब धीरे 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 ये प्रोसेस चलती जा रही थी। अब मैं इस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जो एक दो एपिसोड्स गए हैं करण पिशाचनी में, उसमें मैंने अलग अलग तरीके से साधना के बारे में वर्णन किया। तो वो हमारी स्टोरी का मेन क्रक्स नहीं है कि उसकी साधना में क्या क्या होता है। हमारा मेन क्रक्स है कि करण पिशाचनी करती क्या है आखिर उसके बाद, क्योंकि आज करण पिशाचनी भी फंस चुकी थी। अब धीरे 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 दिन खत्म होते जा रहे थे, और वो दिन पहुंचता जा रहा था जब करण पिशाचनी सिद्ध होने को थी। हर एक बाधा, हर एक पड़ाव पूरा करता है दिनेश, और 41वें दिन जब उसकी आंख खुलती है, उसके सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील लड़की खड़ी थी, और कहती है कि तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है। किस रूप में मुझे तुम चाहते हो? माँ के, बहन के, पत्नी के, या फिर प्रेमिका के? अगर तुम माँ के या फिर बहन के रूप में पाओगे तो रक्षा करूंगी तुम्हारी। अगर पत्नी या फिर प्रेमिका के रूप में पाओगे, रक्षा तो करूंगी ही, लेकिन साथ के साथ सुख भी दूंगी। दिनेश, उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अपनी माँ को वो खो चुका था, बहन उसकी थी नहीं। माँ का प्यार क्या होता है, उसने काफी कम समय के लिए उस प्यार को प्राप्त किया था। लेकिन दो चीजें, सिर्फ रक्षा और रक्षा के साथ सुख। लगता है दिनेश को दूसरी डील अच्छी लगी, और वो कहता है कि प्रेमिका। अभी शायद दिनेश भोला था, उसको मालूम नहीं था कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। करण पिशाचनी हंसती है, कहती है, उठो, जाओ, तैयार हो, अच्छे कपड़े डालो, और पहुंच जाओ आबादी में। जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुम करोगे, तुम्हारे दिन पलटने शुरू हो जाएंगे।
दिनेश कहता है लेकिन कैसे दिन पलटेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं उस कमरे में जाऊंगा तो वहां पर मैं कैसे नए कपड़े डालूंगा? वहां पर तो कुछ नहीं है। दो बातें दिनेश नोटिस करता है, स्पेशली एक बात। जो बात मैंने बिल्कुल साफ कही ऐसे ही दिनेश भी बोल रहा था, यानी कि जो उसकी समस्या थी वो खत्म हो चुकी थी। ये पहला जो चमत्कार था करण पिशाचनी का या एहसान था। करण पिशाचनी कहती है तुम जाओ, तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ नजर आएगा। अब वो उस छोटे से कमरे में जाता है, वहां पर पानी, साफ पानी पड़ा हुआ था जो इतने दिनों से नहाया नहीं था। और आपको पता है कि अपने मल का अपने पर लेप करना पड़ता है, सब कुछ वो उसने किया हुआ था। वो अच्छे से नहाता है, अच्छे कपड़े डालता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। महीनों में नहीं, कुछ दिनों में ही किस्मत पलटने वाली थी दिनेश की। अब वो जब बाजार से गुजर रहा था तो एक लॉटरी की दुकान के पास करण पिशाचनी बिल्कुल उसके कान के पास आकर कहती है कि यहाँ आकर खरीदो इस नंबर की लॉटरी। वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहती है जेब में हाथ डालो। जब वो जेब में हाथ डालता है तो उतने पैसे थे जिससे वो लॉटरी खरीद सके। वहां से वो लॉटरी खरीदता है और उस दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उसका जैकपॉट लगता है। एक दर दर की ठोकरें खाने वाला लड़का फिर से अर्श पर पहुंच चुका था। अब जैसा जैसा उसको करण पिशाचनी कहती रहती वो वैसे वैसे ही करता रहता। उसकी किस्मत बदलती गई। करण पिशाचनी अपना भोग हर रात लेती थी। शुरू शुरू में शायद दिनेश को भी ये सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन अब वो परेशान रहने लग पड़ा था, क्योंकि मर्जी दिनेश की नहीं, मर्जी करण पिशाचनी की होती थी। और जब करण पिशाचनी उसके साथ होती तो हर बार वो उस सुंदर रूप में नहीं होती थी। जब उसका रूप करूप होता था तो दिनेश से देखा नहीं जाता था। कहीं ना कहीं दिनेश खुश भी था कि उसको हर एक सुख मिल रहा है, धन दौलत सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको करण पिशाचनी अब चुभने लगी थी। दिनेश, जैसा मैंने कहा कि वो सुंदर तो था, कई लड़कियां भी उस पर मरती थी, पैसा भी तो आ चुका था। ऐसे ही एक लड़की थी जो उस पर मर मिटती थी। उसने कई बार दिनेश को फांसने की कोशिश की, लेकिन दिनेश को पता था कि करण पिशाचनी किसी के पास उसको जाने नहीं देगी और ना ही किसी को उसके पास आने देगी। इसी वजह से वो उससे दूर रहता था। लेकिन जब कहती है ना कि मौत आ जाती है तो फिर इंसान खुद ब खुद मौत के पास चला जाता है। एक दिन वो लड़की साक्षी उसके घर जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। जब बात नहीं बनती दिनेश से तो वो कोशिश करती है दिनेश को किस करने की। ये सब कोई देख रही थी, करण पिशाचनी। जैसे ही वो ये सब करने की कोशिश करती है, एक तेज चीख, वो हुंकार उस घर में, उसकी आवाज गूंजती है। साक्षी अचानक से पीछे हटती है और वो डरती हुई बाहर भाग जाती है। अब दिनेश की गलती तो कोई नहीं थी, लेकिन उसकी सजा दिनेश को मिलती है। पहली बार करण पिशाचनी उसे सजा देती है और उस सजा का परिणाम था वही घाव जो उसकी पीठ पर थे। वो करण पिशाचनी की सजा थी। और एक सजा और मिली। अगले दिन जब दिनेश अखबार पढ़ता है, वहां पर एक खबर छपी थी, एक लड़की की मौत ट्रक के नीचे आने से, और वो लड़की थी साक्षी। जब वो उस घर से बाहर निकली, कुछ दूरी पर वो आगे गई और एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शायद करण पिशाचनी का ही ये खेल था। अब कुछ समय बीता, दिनेश ये समझ चुका था कि वो फंस चुका है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। और हाँ, उस किताब में एक बात जरूरी लिखी गई थी कि अगर उसने करण पिशाचनी को कैसे सिद्ध किया है उसके बारे में सब कुछ बता दिया तो जो भी ये डील है वो टूट जाएगी। ना ही सिर्फ टूटेगी, जो करण पिशाचनी ने उसको दिया था वो उसको छीन लेगी और उसके बाद उसका हाल भी बदतर करेगी। करण पिशाचनी का यही खेल होता है। दिनेश की दोस्ती हो जाती है एक लड़के से। धीरे धीरे अब ये दिल की बातें भी करते हैं। एक बार शायद
भावनाओं में ज़्यादा बह जाता है दिनेश, और वो बता देता है कि वो कैसे फर्श से अर्श पर आया, फिर दोबारा फर्श से अर्श पर आया। जैसा मैंने कहा था, नहीं बताना चाहिए था दिनेश को। उस लड़के के जाते ही करण पिशाचिनी आती है सामने, और आज उसका जो रूप था इतना भयानक था कि दिनेश को सह नहीं पाता। करण पिशाचिनी कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी कोई परिकल्पना तक नहीं की होगी। आज फिर उसको जख्म मिलते हैं, घाव मिलते हैं उसकी पीठ पर, और सुबह जब उठता है दिनेश, धीरे धीरे उसका साम्राज्य बिखरने लग पड़ता है, और कुछ ही महीनों में वो इस हालात में आ जाता है कि वो सड़कों की खाक छान रहा था। खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, बस वो ऐसे ही भटक रहा था जैसे वो पहले भटका करता था। ये मेरी गलती थी बकौल दिनेश। आज मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, कितनी देर मैं जीऊंगा, कब तक जीऊंगा। एक बात करण पिशाचिनी ने और कही थी, बस आपको मैं ये सब कुछ कहना चाहता था, और यही मेरी कहानी थी। मुझे पता है शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बोलने की शक्ति भी सही तरीके से जाती रही जब ये करण पिशाची ने सब कुछ किया। बस किस्सा यहीं पर था। राम प्रकाश की आंखों में भी आंसू थे कि उस बेचारे ने क्या क्या भुगता। दामिनी की आंखों में भी आंसू थे। राम प्रकाश कहते हैं कि पता नहीं बेचारा कहाँ पे होगा। मैं चाहता हूं कि वो वापिस आ जाए, मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रह ले, कोई बात नहीं, उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसका अतीत है, पता नहीं वो यहां से गया क्यों, मुझे नहीं पता। अब वो डायरी बंद करने लगती है, लेकिन एक बिल्कुल आखिरी पन्ना था जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला था, शायद उसको दामिनी ने पढ़ा नहीं था। जैसे ही वो उस पन्ने को खोलती है तो उसके हाथ कांपने लग पड़ते हैं। राम प्रकाश कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो दामिनी कहती है, जब भी ये आप कहानी पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, मैं इस दुनिया से जा चुका हूंगा, क्योंकि करण पिशाचिनी ने मुझे एक वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा ये किस्सा किसी ने किसी को बताया या सुनाया तो वो तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन होगा। शायद जिस दिन दामिनी ये किस्सा अंकल को सुना रही थी, उस समय किसी जगह पे दिनेश अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हे जी रहा होगा। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंजेस है, जैसे कि पहले सिटिंग में था, आज मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ भाई लोग कहते थे कि भाई आपका जो फेस है वो जूम कीजिए, तो कोशिश की है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा जूम आएगा, तो आप इसका फीडबैक दीजिए कैसा है। कुछ और चेंजेस भी हैं, वो भी आप बता सकते हैं आपको अगर नज़र आया होगा। और चैनल में कुछ चेंजेस के बारे में हमने बात करनी थी आपसे। डेली स्टोरीज आती थी चैनल पर, आती रहेंगी, लेकिन अब चैनल को देखिए पुश करना है ना, बढ़ाना है चैनल को, तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं दिल्ली में रह रहा होता कोई समस्या नहीं थी। जैसा आप जानते हैं कि मुझे पॉडकास्ट को शूट करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, और मेरे जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है उस चीज़ में। क्या होता है कि उस चीज़ में डेली स्टोरीज़ को सुनना, उसके बाद जिन्होंने भी भेजी होती है उसके बाद उसको स्क्रिप्ट करना खुद ब खुद अपने दिमाग में, मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना रॉ फॉर्म में सुना दूंगा आपको। तो ये चीज़ें कंज्यूम करने मतलब टाइम काफ़ी कंज्यूम करती हैं। तो मेरी कोशिश हुआ करेगी कि वीडियो फॉर्मेट जारी रहेगा, मतलब वैसे तो पक्का ही जारी रहेगा, लेकिन अगर हफ्ते में 1-2 बार मुझे ऑडियो फॉर्मेट में दोबारा आना पड़ा तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ। आप साथ देते रहे थे, मुझे उम्मीद है आप साथ देते रहेंगे। कोशिश यही हुआ करेगी कि वीडियो फॉर्मेट में मैं उसको पहले ही शूट करके रख लिया करूँ, ताकि अगर किसी दिन नहीं भी हो पाता शूट तो वो चल पड़ेगा। इसके अलावा
आप सब जानते ही हैं कि जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो दो जो स्टोरीज़ हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जिसके थंबनेल्स ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं और इसके जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। पहली कहानी काफ़ी बार मैंने बता चुका हूँ आपको कि लाल साड़ी वाली जो चुड़ैल थी वो, उसका क्या कहर ढाया उसने हिमाचल के एक गांव में। और दूसरी कहानी एक ऐसी लड़की जिसकी बेचारी की शादी होने वाली थी और उसका जो मंगेतर था वही उसके लिए एक परेशानी का सबब बना, एक खौफनाक परेशानी का सबब। आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि मात्र 29 रुपये महीने, यानी कि एक दिन 1 रुपये से भी कम का एक दिन का इसका कॉस्ट है। चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि इनकी भी स्पीड बढ़ाई जाए, हफ्ते में एक आधी स्टोरी अपलोड की जाए ताकि आपको थोड़ी सी हटके कहानियाँ भी मिले और जो कंटिन्यूस कहानियाँ चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। आज का जो एपिसोड है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी देर बाद मुझे भी यार सच कहूँ तो काफ़ी देर बाद कैमरे को ऐसे फेस कर रहा हूँ। पॉडकास्ट तो चल रहे थे लेकिन थोड़ा सा ना जब गैप हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। मतलब मैं ट्राई कर रहा था यार कैमरा लेकिन हो नहीं रहा था। फाइनली ये जो तिलिस्म टूटा है और उम्मीद करता हूँ कि अब ये टूटा ही रहेगा और चलती रहेगी स्मूथली वीडियो वाली। और आप एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको ठीक लगेगा। मतलब बैठ के ही कहानी मैं आपको बताऊँ या खड़े होके, थोड़ा सा चेंज आएगा है ना। थोड़ा सा जब हैंड जेस्चर होता है वो भी आई थिंक खड़े होकर बताने में ज़्यादा, मैं तो वैसे खड़े होकर बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। बाकी जो आपकी इच्छा है वो भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज का जो किस्सा है उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन भूलिएगा मत भाई, एपिसोड नंबर 200 है तो लाइक में किसी तरीके की कंजूसी मत करना, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा भाई। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।